नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में हम आपके सामने अनस्टार्ट क्वेश्चंस यानी आतारांकित प्रश्न लेकर आते हैं। 251वें राज्यसभा का जो सत्र रहा उससे जुड़े प्रश्नों को आप तक ला रहे हैं। और आज हम जिस विभाग की बात कर रहे हैं, मंत्रालय की बात कर रहे हैं, वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इससे जुड़े सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अरविंद जी, जो पहला प्रश्न है वो सुशील कुमार गुप्ता जी का है। इन्होंने राष्ट्रीय वन नीति 1988 में संशोधित करने को लेकर सवाल पूछा, तो क्या उत्तर मिला? सुशील कुमार गुप्ता जी ने जानना चाहा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से कि क्या ये सही है कि जो वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिसे राष्ट्रीयकृत रूप से स्वीकार किया गया है और राज्यों में वनों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया है। और बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मतलब इस सवाल का संकेत यही है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और ये भी पूछा है कि क्या राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 की है उसके द्वारा वर्तमान में जो शासित किया जाता है और इस नीति को अपग्रेड करने की क्या कोई योजना है, इसका विवरण मांगा है। बाबुल सुप्रियो जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है और ये कहा कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, जिनके बारे में सभी जानते हैं, उसको जहाँ तक लागू करने का प्रश्न है, उसमें जो वन यानी फॉरेस्ट की जो परिभाषा है शब्दकोश में, उसके अर्थ के अनुसार ही समझा जाता है। उनका ये कहना है कि कोई ऐसा नहीं कि ऐसी परिभाषा है जो अलग अलग राज्यों में या अलग अलग मानकों पर कोई परिभाषा, सीधी व्याख्या वही है जो शब्दकोश की व्याख्या है। और इस व्याख्या के तहत जो सांविधिक रूप से मान्यता प्राप्त वन है, चाहे वो उनको वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के बाद 1 है, उसमें प्रयोजन के लिए आरक्षित हों, संरक्षित हों या दूसरे रूप में हों या नहीं। धारा 2 में जो वन भूमि है उसके तहत केवल शब्दकोश के अर्थ के अनुसार समझे गए वन ही नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेख में भूमि के स्वामित्व को ध्यान रखे बिना वन के रूप में दर्ज किया गया कोई भी अन्य क्षेत्र में शामिल है। यानी फॉरेस्ट के तौर पर ये बड़ी व्यापक परिभाषा है। और सरकार का ये भी कहना है कि जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 है वो एक तरह से मुख्य नीतिगत दस्तावेज है जिसमें देश के वनों के संरक्षण, परिरक्षण और प्रबंधन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत जो है, यानी कि एक गाइडलाइन सन्निहित है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक विस्तृत बातचीत करके ये जो मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 को अपग्रेड करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसका मकसद ये है कि अन्य बातों के साथ साथ जो इकोसिस्टम है उसकी सेवाओं के लिए वनों के जो प्रबंधन है उनके आधार पर लोगों की आजीविकाओं में सुधार आए। मतलब बहुत सारे लोगों को पता है कि जो आजीविका है वो वनों पर निर्भर है, ख़ासतौर पर हमारे जो वनवासी बंधु हैं उनकी। उसके अलावा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने, जल और जो पारिस्थितिकी है उसमें सुधार के लिए वनों का प्रबंधन करने और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करना है। यानी जो अपग्रेड करने की जो बात आ रही है वो ये है। अब अगला सवाल जो है पीटी, वो बिजली घरों को लेकर के है। जो ताप बिजली घर है जहाँ कोयले का उपयोग होता है उसमें जो फ्लाई ऐश काफ़ी बड़ी संख्या में निकलती है, मात्रा में निकलती है। उसका वैज्ञानिक रूप से निपटान कैसे हो रहा है, संभाजी छत्रपति जी का सवाल है। क्या जवाब इसमें आया है? जी अरविंद जी, संभाजी छत्रपति जी ने जो ये प्रश्न पूछा है ये 4 भाग में पूछा है। उन्होंने पूछा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण करने वाले फ्लाई ऐश के निपटान की वर्तमान प्रणाली क्या है और वैज्ञानिक रूप से निपटान के लिए कड़े मानदंडों को लाने पर क्या सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और अनुपालन के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना है। आगे भी इसके जो है हिस्से हैं प्रश्न के। इसका उत्तर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दिया है। उन्होंने बताया है कि जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी CEA है उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो 195 ताप विद्युत संयंत्र हैं उनमें फ्लाई ऐश का उपयोग 2017-18 में 67.13 से बढ़कर 2018-19 में 77.59% यानी करीब करीब 78% हो गया। बाकी जो 22.41% बिना इस्तेमाल किया गया फ्लाई ऐश है उसको ऐश पॉन्ड में डाल दिया गया। तो ये तो आंकड़ों के जरिए उन्होंने बताया है, क्योंकि हम जानते हैं जो फ्लाई ऐश है इसका कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए इसके वैज्ञानिक और पर्यावरण हितैषी रूप में इसका इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है।
आगे इन्होंने बताया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 14 सितंबर 1999 को प्रथम फ्लाई ऐश संबंधी अधिसूचना जारी की। उसके बाद इसमें आगे जाकर 2003 में, 2009 में, 2016 में संशोधन भी किए गए। फ्लाई ऐश अधिसूचना 1999 में क्या था कि ऐश आधारित उत्पादों जैसे कि सीमेंट है, कंक्रीट ब्लॉक है, ब्रिक पैनल या फिर किसी अन्य सामग्री के निर्माण के लिए या ताप विद्युत केंद्रों से 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी और निर्माण के काम के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग करना होगा, ये निर्देशित किया गया था इस अधिसूचना में। साथ ही बाहरी जो स्थल हैं, खानों को वापस भरने का काम है या 50 किलोमीटर की दूरी के अंदर आने वाली खानों में सामान रखने में फ्लाई ऐश का उपयोग करना भी अनिवार्य कर दिया गया ताकि इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो या निपटाया जा सके सही तरीके से। आगे जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है यानी एनजीटी, उसने 2014 में एक मामले में 20 नवंबर 2018 और 12 मार्च 2019 के आदेश में इस आदेश के अनुसरण में, जो आदेश एनजीटी की तरफ से दिया गया उसके अनुसरण में मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर गठित एक संयुक्त समिति ने मानकों को पूरा ना करने वाले जो कोयला या लिग्नाइट आधारित टीपीपी के लिए 100% फ्लाई ऐश का उपयोग करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप भी दिया और इसके अनुपालन के लिए समय दिया गया 2020-21 तक। अधिकतम समय अवधि निर्धारित की गई कि आपको ये कार्यनीति का पालन 2020-21 तक कर ही लेना है। आगे जो यहाँ उपाय बताए हैं उसमें बताया कि फ्लाई ऐश के वैज्ञानिक निपटान के संबंध में टीपीपी द्वारा सूचित की गई जो कठिनाइयाँ हैं, पिट हेड टीपीपी के नज़दीक फ्लाई ऐश उपयोग करने के सीमित अवसर, फ्लाई ऐश द्वारा पुनः भरने के लिए जो खानों की कम उपलब्धता है और टीपीपी से अधिक दूरी के स्थानों तक फ्लाई ऐश के परिवहन की उच्च लागत, ये कठिनाइयाँ भी बताई गई हैं कि ये कठिनाइयाँ आती हैं उसके उपयोग करने को लेकर। आगे कार्य योजना को लेकर ही उन्होंने बताया है कि खानों, सड़कों, ईंटों, सीमेंट आदि में फ्लाई ऐश के संवर्धित उपयोग संबंधी कार्य योजना तैयार की गई और इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय सड़क कांग्रेस, भारतीय मानक ब्यूरो आदि से इस कार्य योजना के क्रियान्वयन का अनुरोध भी किया है। आगे ये बताया है कि 28 अगस्त 2019 में जो निर्देश दिए गए उसमें क्या है, समय समय पर फ्लाई ऐश अधिसूचना 1999 की तर्ज पर, जिसमें बार बार संशोधन भी किया गया, विद्युत संयंत्रों और कोयला खानों के संबंध में मौजूदा जो पर्यावरण से जुड़ी स्वीकृति है उसकी शर्तों में भी संशोधन किया गया है ताकि कड़ाई से जो निर्देश है उनका पालन हो, फ्लाई ऐश के जो वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल इसका इस्तेमाल हो, इसे लेकर कड़े मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अरविंद जी। अब हम अगला जो प्रश्न है वो है ड्यूटी के दौरान वन रक्षकों की मौत से जुड़ा हुआ। ये मोहम्मद नदीमुल हक का प्रश्न है, तो इसमें क्या उत्तर मिला है? जंगल जो है वो राष्ट्र की एक बड़ी अमूल्य धरोहर है, संपदा है और उस पर हमारा जो है बहुत सारा प्राकृतिक संतुलन भी उस पर निर्भर करता है। इसलिए वो जो कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनकी भूमिकाओं को कोई सीमित रूप में देखा जाना जो है वो संभव नहीं है। वो अपने आप में इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सवाल 3 हिस्सों में पूछा गया। इसमें ये पूछा कि क्या हर साल बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौतें होती हैं और ड्यूटी पर मारे गए वन रक्षकों की कर्मचारियों की संख्या कितनी है। बाबुल सुप्रियो जो कि राज्य मंत्री हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में, उन्होंने जवाब दिया है कि जो तमाम राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनसे जो सूचना मिली उसके मुताबिक पिछले 3 सालों के दौरान जो ड्यूटी पर मारे गए वन रक्षक हैं और अन्य श्रमिक हैं उनकी कुल संख्या 72 है, यानी 72 लोग मारे गए इसमें। इनमें से 34 ऐसे हैं जो वन रक्षक हैं और 38 ऐसे हैं जो अन्य श्रमिक शामिल हैं और इनके लिए जो राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये अपनी संबंधित योजनाओं के तहत जो है परिवारों को अनुग्रह राहत या जो है एक मुफ्त राशि का भुगतान करती हैं। इसमें और ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया है, इतना ही दिया गया है इसमें प्रति। और अगला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है एशियाई सिंहों को, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण, मतलब भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो केवल गुजरात में गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चली हैं। गुजरात सरकार भी बड़ा संवेदनशील है। क्या स्थिति क्या है आज की तारीख में? जी अरविंद जी, ये परिमल नथवानी जी ने प्रश्न पूछा है। वो पूछा है क्या सरकार की जो प्रोजेक्ट टाइगर जैसी जो योजना है उसकी तर्ज पर गिर, गुजरात के एशियाई सिंहों के लिए
केंद्र द्वारा प्रायोजित कोई विशेष योजना है? सरकार एशियाई सिंगों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी अलग अलग तरह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? और 3 वर्षों के दौरान जो एशियाई सिंगों को के लिए जो निधि प्रदान की गई उसका ब्यौरा क्या है? आगे जो उत्तर मिला है, बाबुल सुप्रियो ने उत्तर दिया है, उसमें बताया कि भारत सरकार और गुजरात राज्य सरकार, क्योंकि हम जानते हैं कि एशियाई शेर जो है वो केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं, तो भारत सरकार और गुजरात राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से केंद्र प्रायोजित स्कीम, इसमें हिस्सेदारी जो है 60% केंद्र सरकार की है, 40% गुजरात सरकार राज्य सरकार की है। तो केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अलग अलग तरीके हैं जिनसे एशियाई शेरों के संरक्षण को वित्त पोषित किया जा रहा है। आगे इसमें बताया है कि मंत्रालय ने क्या किया, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम वन्यजीव पर्यावासों का विकास, जिसे CSS DWH कहा जाता है, इसके गंभीर रूप से इसमें विलुप्त हो रही प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत एशियाई शेर संरक्षण परियोजना 2018-19 से 2020-21 तक की समय अवधि के लिए क्या किया गया, इसमें 97.85 करोड़ रुपए 2016-17 में जो निधि जारी की गई गुजरात में DWH स्कीम के लिए वो थी 497.60 लाख रुपए। बाघ परियोजना इसमें से रही 34,224 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा। 2017-18 में 558 लाख रुपए से ज़्यादा रहा DWH स्कीम गुजरात में, इसमें बाघ परियोजना 34,500 लाख रुपए रही। 2018-19 में 2,141 DWH स्कीम के लिए रहा इससे ज़्यादा कुछ, और ये 32,317.284 लाख रुपए बाघ परियोजना के अंतर्गत प्रदान किए गए। तो ये था यहाँ जो बजट को लेकर, निधियों को लेकर प्रश्न था, उसके बारे में उत्तर। तो हमको लग रहा है कि यहाँ हमें समाप्त करना पड़ेगा। जी अरविंद जी, प्रश्नकाल का आज का समय यहीं पूरा हुआ है। आज हमने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े प्रश्न लिए। अगले अंक में किसी और विभाग से जुड़े अतारांकित प्रश्नों की जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।